टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कुछ टेक्निक्स है साइंटिफिक मैनेजमेंट की। अभी जो हमने पढ़े वो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थे। अभी आप जाके कमेंट में बताओ कि आपको इतना समझ आया या नहीं, फिर हम ये शुरू करते हैं। तो हमारी सबसे पहली टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप। क्या है फंक्शनल फोरमैनशिप? फंक्शनल फोरमैनशिप इज अ टेक्निक इन विच प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन आर कंसिडर्ड डिफरेंट। ठीक है, हमने कुछ प्लान कर लिया, हमने प्लान कर लिया कि हमें ये टास्क इस तरीके से करना है, बट क्या उसे हम वैसे एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं? दिस इज द क्वेश्चन। क्या हमने जो चीज जैसे प्लान की है, क्या वो वैसी उसी टाइम पर उसी तरीके से एग्जीक्यूट हो रही है? तो इसीलिए कहा गया है कि प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। Supervision is divided into several specialized functions and each function is to be entrusted to a foreman. जो हमारा सुपरविजन है, सुपरविजन मतलब देखना कि काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं, तो वो जो हम सुपरविजन है, हम सुपरवाइज करवाते हैं का टास्क, वो बहुत सारे फंक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है और वो हर फंक्शन एक फोरमैन को दिया गया है। This principle is an extension of Pure's principle of division of work and specialization. ये जो हमारा फंक्शनल फोरमैनशिप है, ये एक्सटेंशन है किस प्रिंसिपल का? डिविजन ऑफ वर्क का। और ये स्पेशलाइजेशन डिविजन ऑफ वर्क में ही आता है। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। It takes place through 8 personnel, namely divided under heads, planning and production in charge. 8 heads होते हैं। ये प्लानिंग और प्रोडक्शन के बीच में हम डिवाइड कर देते हैं, 4 प्लानिंग में 4 प्रोडक्शन में, इन्हें हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम ये पढ़ते हैं प्लानिंग के नीचे कौन कौन से आते हैं। प्लानिंग में हमारे आता है सबसे पहला इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, सेकेंड है हमारा रूट क्लर्क, थर्ड है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, फोर्थ है हमारा डिसिप्लिनेरियन। प्रोडक्शन इंचार्ज नाम से ही समझ आ रहा है, जो एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क पर ध्यान दे। तो पहला है स्पीड बॉस, सेकेंड है गैंग बॉस, थर्ड इज रिपेयर बॉस और फोर्थ है इंस्पेक्टर, और ये सब एक साथ मिलकर आते हैं हमारे वर्कमैन में। प्लानिंग इंचार्ज के हम पढ़ते हैं सबसे पहला इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टू ड्राफ्ट इंस्ट्रक्शंस फॉर द वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस देना। रूट क्लर्क टू स्पेसिफाई द रूट ऑफ प्रोडक्शन, किस तरीके से हम प्रोडक्शन करेंगे उसका रूट स्पेसिफाई करना। थर्ड इज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, टू प्रिपेयर एंड टाइम एंड कॉस्ट शीट, किस कोई टास्क में करने में कितना टाइम लगेगा और कितनी कॉस्ट लगेगी, कितने रिसोर्सेज लगेंगे। फोर्थ है हमारा डिसिप्लिनेरियन, टू इंश्योर डिसिप्लिन बना रहे। फिर है हमारा प्रोडक्शन इंचार्ज, सबसे पहला इसमें आता है हमारा स्पीड बॉस, टू रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइमली एंड एक्यूरेटली कंप्लीशन ऑफ टास्क, जो भी हमारा टास्क है वो टाइमली और एक्यूरेटली हो जाए। सेकेंड है हमारा गैंग बॉस, टू कीप मशीन्स एंड टूल्स रेडी फॉर ऑपरेशन बाय द वर्कर्स। थर्ड है रिपेयर बॉस, कोई भी मशीन खराब हुई है या कोई भी इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा है तो उसे रिपेयर करा के रखना। फोर्थ है हमारा इंस्पेक्टर, टू चेक द क्वालिटी ऑफ वर्क। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन refers to the process of developing standards for every business activity in order to maximize output. स्टैंडर्डाइजेशन हम कहते हैं किसी भी बिजनेस एक्टिविटी के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर देना ताकि हम मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर पाए। फिर है सिंप्लीफिकेशन इज अ प्रोसेस टू रिमूव अननेसेसरी वैरायटी साइज ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। सिंप्लीफिकेशन बहुत चीज़ों को सिंप्लीफाई कर देना, जो आलतू फालतू चीज़ें हैं, कॉस्ट है, प्रोडक्ट है, वेरिफिकेशंस हैं या डाइवर्सिटीज हैं, उन्हें हटा देना। द कॉस्ट ऑफ लेबर, मशीन, टूल्स कैन बी सेव थ्रू सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। ये जो है हमारी कॉस्ट ऑफ लेबर, मशीन्स एंड टूल्स, इन्हें हम सेव कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन के थ्रू। इट लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड एन इंक्रीज इन टर्नओवर।
डेफिनेटली अगर हम किसी चीज को बहुत सिंप्लीफाई कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं और उस स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहे हैं, तो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो तो अचीव होगा ही होगा, बट साथ ही साथ हम हर एक रिसोर्स को उसकी एकदम ऑप्टिमम तरीके से उसको यूज कर रहे हैं। स्टैंडर्डाइजेशन इज लाइक कि 10,000 पीसेस प्रोड्यूस करने हैं इन अ वीक, तो ये स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। इससे क्या होगा, हमारा मैक्सिमम आउटपुट जनरेट होगा बाय सेटिंग स्टैंडर्ड्स। फिर आता है हमारा मेथड स्टडी। The purpose of the method study is to find out one of the best possible way of doing the job in order to attain maximum efficiency and for optimum utilization of resources and to improve quality and satisfaction of consumers. Method study is like कि एक बेस्ट मेथड ले लेना बाकी सारे मेथड्स में से, ताकि हमें कम से कम टाइम लगे कुछ भी प्रोड्यूस करने में, बट हम ज्यादा से ज्यादा उसको प्रोड्यूस कर पाए। और इससे क्या होगा कि हम अपने सारे रिसोर्सेज को, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अच्छे से यूज कर पाएंगे, क्वालिटी भी अच्छी रहेगी और हमारे कस्टमर्स भी सेटिस्फाई होंगे। फिर आता है हमारा मोशन स्टडी। वो क्या कहता है, it is the science of identifying and eliminating wasteful movements in the process of work resulting from unnecessary, incidental and unproductive motions from of the workers. This will help to complete the task in less time. Motion study कहता है कि जितने भी बहुत अनयूजफुल, बहुत ही अननेसेसरी मोशंस है ना, उन सबको हटा देना ताकि हमारा काम जल्द से जल्द हो जाए। फिर हमारी टाइम स्टडी। इट डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम नीडेड टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। The objective of the time study is to determine the number of workers to be employed, frame suitable incentive schemes and determine labor cost. टाइम स्टडी एक पीस प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लग रहा है, बेसिकली वो कैलकुलेट करके चलना। इससे क्या होगा, इससे हमें पता चलेगा कि हमें कितने वर्कर्स की जरूरत है और वो वर्कर्स कितने टाइम में कितना हमारा आउटपुट जनरेट कर पा रहे हैं। तो इससे हमें हमारी लेबर कॉस्ट भी पता चलेगी। फिर आता है हमारा फैटिग स्टडी। अ फैटिग स्टडी डिटरमाइंस द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स इन कंप्लीटिंग एन असाइन्ड टास्क। वर्कर्स विल बी एबल टू रिप्लेनिश देयर लॉस्ट एनर्जी ड्यूरिंग रेस्ट टाइम, अवॉइडिंग एक्सीडेंट्स, रिजेक्शंस एंड इंडस्ट्रियल इलनेस। फैटिग स्टडी का मतलब होता है कि हमें रेस्ट इंटरवल डिटरमाइन करना होता है इस स्टडी में, कि आप कंटिन्यूसली तो टाइम कर नहीं सकते, आफ्टर ऑल यू आर ह्यूमन बीइंग्स नॉट मशीन्स। तो हमें वही रेस्ट इंटरवल का टाइम डिटेक्ट करना होता है कि हाफ एन आवर रेस्ट इंटरवल देना है, 1 आवर रेस्ट इंटरवल देना है, टोटली डिपेंड्स ऑन द टास्क। ये हमें हमारी एनर्जी को रिप्लेनिश करने में, रीजनरेट करने में हेल्प करता है। फिर है हमारा डिफरेंशियल piece weight system. This differentiates efficient and inefficient workers and links wages and productivity. The standard output per day established and 2-piece rates are used. Higher for those who achieve the equal to or more than standard output, that is efficient workers, and lower rates for the inefficient and slow-paced workers. Thus, efficient workers will be rewarded and inefficient workers will be motivated to improve their performance. Differential piece weight system में क्या होता है कि हम उनके wages को उनके पर पीस जो वो जनरेट कर रहे हैं उसके हिसाब से सेट करना। अब जो जितना ज़्यादा पीस प्रोड्यूस करेगा उतनी ज़्यादा उसको वेज मिलेगी, जो जितना कम प्रोड्यूस करेगा उसकी वेज उतनी कम होगी। एंड मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेशन ऑफ एनी एम्प्लॉय। सपोज 2 एम्प्लॉय हैं, राजू और शानू। ये एक दिन में 10 पीस प्रोड्यूस कर रहा है और एक पीस का कॉस्ट है 1000 और ये एक, दिस इज अराउंड 1 डे। वो एक दिन में 10 पीस प्रोड्यूस कर रहा है और ये एक दिन में 5 ही पीस प्रोड्यूस कर रहा है। तो राजू की जो इनकम होगी वो 10,000 होगी और शानू की जो इनकम होगी वो 5,000 होगी।
तो ये क्या कहना चाह रहा है, दिस इज व्हाट डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम इज, कि इसमें से एफिशिएंट वर्कर कौन है, राजू या शानू? जल्दी कमेंट में बताओ। राजू यहाँ पे एफिशिएंट वर्कर है क्योंकि वो एक दिन में 10 पीस जनरेट कर रहा है और उसकी एक दिन की इनकम 10,000 है, जबकि शानू एक दिन में सिर्फ 5 पीस प्रोड्यूस कर रहा है और उसकी एक दिन की इनकम 5,000 है। तो अब ये देखकर शानू को भी लगेगा कि नहीं, मुझे भी ज्यादा पीस प्रोड्यूस करने ताकि मैं भी ज्यादा अर्न करूं। तो दिस इज व्हाट डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम इज। हम आगे बढ़ते हैं हमारे फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फ्योल कौन थे? हेनरी फ्योल, ऑफ फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट। Through his experiences and study, developed the general theory of management. उन्होंने टोटल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सजेस्ट किए थे। थिंग टू कीप इन माइंड। पहला था डिविजन ऑफ वर्क, फिर है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, unity of direction, subordination of individual interests to general interest, remuneration of personnel, degree of centralization, scalar chain, order, equity, stability of tenure of personnel, initiative and spread their crops. पढ़ते हैं डिटेल में। डिविजन ऑफ वर्क, इसकी पहले भी बात हुई है। Division of work means division of the total task into smaller jobs and allocating it to the employees. Division of work का मतलब होता है कि एक टास्क को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देना और फिर उन्हें एम्प्लॉयज में डिवाइड कर देना। अब जब एक एम्प्लॉय एक ही टास्क बार बार करता रहेगा तो उसकी वो टास्क करते हुए स्पीड भी बढ़ेगी, साथ ही साथ वो टास्क करने में स्पेशलाइज भी हो जाएगा। तो डिविजन ऑफ वर्क इज मेनली रिलेटेड टू स्पेशलाइजेशन। The entire work is divided into small tasks and a trained specialist who is competent enough to perform that job does each work. Does it result in greater efficiency, specialization and increased productivity? जैसा कि अभी बताया, for example, एक बैंक, to open a bank account there are different counters in a bank और हर एक काउंटर पर अलग अलग एम्प्लॉय होते हैं जो कि अपने अपने टास्क में बहुत ही स्पेशलाइज्ड होते हैं। सेकेंड है हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहना चाहता है कि एक एम्प्लॉयज के पास दोनों होनी चाहिए, अथॉरिटी भी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, एक टास्क को बहुत ही एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से करने के लिए। बट अगर किसी के पास अथॉरिटी ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, तो वो बहुत ओवर पावर हो जाएगा और वो अपनी पावर का मिसयूज कर सकता है। सेकेंडली, अगर किसी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है और अथॉरिटी नहीं है तो उसे लगेगा कि वो बहुत ओवरबर्डन्ड है और वो टास्क कंप्लीट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो बहुत ही डीमोटिवेटेड फील करेगा। तो क्या है? अथॉरिटी रेफर्स टू द पावर और राइट टू टेक डिसीजंस एंड गेट द वर्क डन, whereas responsibility refers to the obligation to complete the job assigned on time. These two always go hand in hand. Mere responsibility without authority makes an executive less interested in discharging duties. Similarly, giving authority without responsibility may lead to misuse of power, जैसा कि अभी बताया। आगे बढ़ते हैं। Disciplinarian. Discipline means obedience, respect of authority and following the rules and regulations. It is necessary to ensure a smooth working environment in an organization. Good supervision at all levels and an established system of penalties will help to maintain discipline in the organization. Discipline का मतलब होता है हर एक एम्प्लॉय, चाहे वो हमारा टॉप लेवल का एम्प्लॉय हो, मिडिल लेवल का हो या लोअर लेवल का हो, वो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उन सबको फॉलो करे और अगर कोई नहीं फॉलो कर रहा है तो उस पर पेनल्टी इम्पोज हो, रिगार्डलेस कि वो किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे काम कर रहा है, चाहे वो टॉप लेवल ही क्यों ना हो। अगर सपोज कोई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है कंपनी का, उसको बिलोंग कर रहा है, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा है,
तो उस पर भी उसी तरह पेनल्टी इम्पोज होनी चाहिए जिस तरीके से किसी भी लोअर लेवल वर्कर पर इम्पोज होगी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन में फेयरनेस और इंटेग्रिटी को बनाए रखता है। फिर आता है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। अकॉर्डिंग टू Fayol, for every individual employee there should be only one superior who can assign him responsibilities and to whom he is accountable. This will avoid confusion, conflict and duplication of work. ये क्या कहना चाह रहा है कि सिर्फ एक ही हेड होना चाहिए, एक हेड होना चाहिए एम्प्लॉयज का, ताकि कोई भी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो, किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो इंस्टीट्यूशन में, वो एक ही को अकाउंटेबल होना चाहिए। दो सिचुएशन है, एक हेड है लेकिन एम्प्लॉयज बहुत सारे हैं, A, B, C, D। अब वहीं पे दो हेड हैं और एम्प्लॉयज वो ही सेम है, A, B, C and D। बट अब ये इसकी बात सुनेंगे सब तो कोई कंफ्यूजन, कोई इनर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होगा। बट अगर यहाँ पे दो हेड होंगे और वो ही सेम एम्प्लॉयज होंगे तो बट अब ये चार एम्प्लॉयज कंफ्यूज हो जाएंगे कि बात किसकी सुने, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क डिले होगा, कोई टास्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा और जो एक वर्क की प्रोडक्टिविटी होती है वो चली जाएगी। इसलिए क्या कहा गया है, फॉर एग्जाम्पल एन एम्प्लॉय इज आस्क्ड बाय वन सुपीरियर टू एक्सेप्ट ओनली कैश पेमेंट्स while the other superior asked him to accept both cash and credit card payments, has no unity of command is there, which adds confusion to the employee's mind। जैसे कि यहाँ पे इन एम्प्लॉयज के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि वो किसका टास्क करे। फिर आगे आता है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। All the units of an organization should move towards the same objectives through coordinated and focused effort. There should be only one head and one plan. Most important thing. एक ही हेड और एक ही प्लान होना चाहिए जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करे। For a group of individuals having the same objective, hence the unity of action is ensured through this principle. Unity of डायरेक्शन का मतलब है कि हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ही डायरेक्शन में काम करे, एक ही ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए काम करे, दैट इज वन हैड एंड वन प्लान। आगे बढ़ते हैं, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। क्या कहता है ये हमारा कि हमें हमारे इंडिविजुअल इंटरेस्ट से पहले हमारा जनरल इंटरेस्ट, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट रखना है। द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को पहले प्रायोरिटाइज करना है, हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को पहले प्रायोरिटाइज करना है हमारे इंडिविजुअल गोल से, क्योंकि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तभी तो आपका इंडिविजुअल गोल कंप्लीट होगा, तभी तो आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट सेटिस्फाई होगा। In simple words, the organization interest needs to be prioritized over individual interest. For example, the organizational objective to achieve a certain objective should be prioritized over an individual's personal objective to get high salary with lower work. आपकी सैलरी भी तभी बढ़ेगी जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, उसे प्रॉफिट अर्न होगा। इसलिए ही आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरेस्ट है उसे ज्यादा प्रायोरिटाइज करना है अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट से। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। All the employees working in the organization should have fair pay and compensation to establish a reasonable standard of living. The employee should be given fair wages. The remuneration should be according to the paying capacity of the organization. Remuneration of employees का मतलब है कि हर वर्कर को उसके काम के अकॉर्डिंग पे करना है, कोई विदाउट एनी अनफेयर वे, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन में फेयर पे और कंपेंसेशन हमें प्रोवाइड करना है अपने हर एक एम्प्लॉय को उसके काम के अकॉर्डिंग। डॉक्टर है तो डॉक्टर वाली सैलरी, और अगर कोई हमारा लेबर क्लास वर्कर है तो उसको लेबर क्लास वाली सैलरी।
आप उसको डॉक्टर वाली सैलरी तो नहीं दे सकते हो ना, तो वो ही है हमारा रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज में। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। Centralization means concentration of decisions making authority with center, whereas its dispersal among more than one person is decentralization. No organization can be completely centralized or completely decentralized, so a balance of both must be created. Centralization का मतलब है कि जो पावर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो हमारे एक ही पर्सन पर होना, और अगर वो ही सेम चीज डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बढ़ जाती है काफी लोगों में तो वो डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, स्केलर चेन, इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी। The formal lines of authority and flow of communication between superiors and subordinates from the highest to the lower rank is known as a scalar chain. ये जो यहाँ पे डायग्राम है इसको हम स्केलर चेन कहते हैं। सुपीरियर से सबऑर्डिनेट तक एक प्रॉपर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को हम स्केलर चेन कहते हैं। बट इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी हम इस रूल को वायलेट कर सकते हैं। कैसे? अगर इस लेवल, सपोज एफ को जी से बात करनी है, सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉयज कैन टॉक टू ईच अदर, और इसे हम गैंग प्लैंक कहते हैं। If B want to talk to C, then it can talk directly without taking any permission from his superior. इसे हम गैंग प्लैंक कहेंगे। फिर this chain should not be violated, but in case of emergency, employees at the same level can contact to gangplank by informing their immediate superiors in order to make quick communication, जैसा कि डायग्राम अभी आपको समझाया है। आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर। इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर मस्ट बी मटेरियल एंड सोशल ऑर्डर according to all people and material should be in suitable places at appropriate time for maximum efficiency. दोनों हमारे मटेरियल और सोशल ऑर्डर उनके रिस्पेक्टिव प्लेसेस पर होने चाहिए ताकि हम अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर सके बहुत ही एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से और हमारा मैक्सिमम आउटपुट जनरेट हो पाए। Material order means to put everything in the right place, and social order means to place for everyone and everyone should be at their designated places. Material order मतलब जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो उनकी जगह पर होनी चाहिए। प्रिंटर ऑफिस में होना चाहिए, बाहर नहीं। सिमिलरली कोई भी पर्सन जो हाईली एजुकेटेड है उसे उसके एजुकेशनल प्रोफाइल के बेसिस पर जॉब मिलनी चाहिए, पोजीशन मिलनी चाहिए। वही हमारा ऑर्डर में आता है कि टू पुट पीपल एट देयर डेजिग्नेटेड प्लेस। फिर आता है हमारा इक्विटी। मैनेजमेंट शुड ट्रीट एम्प्लॉयज विद जस्टिस एंड इक्वालिटी। गुड सेंस एंड एक्सपीरियंस आर नीडेड टू इंश्योर फेयरनेस टू ऑल एम्प्लॉयज who should be treated as fairly as possible without any sort of discrimination. Hence, irrelevant favorism or penalties should be avoided. मैनेजमेंट में हमें हर एम्प्लॉय को फेयरली ट्रीट करना चाहिए बिना किसी फेवरिज्म के, और कोई भी गलत कर रहा है चाहे वो टॉप लेवल हो या कोई भी हाईली जो डेजिग्नेटेड पर्सन है या फिर लोअर डेजिग्नेटेड पर्सन है, पेनल्टीज बहुत ही फेयर तरीके से उन पर इम्पोज होनी चाहिए। फिर हमारा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, ये कहता है कि हमें किसी भी एम्प्लॉय को बहुत जल्द से जल्द हमें निकालना नहीं चाहिए। हम उन्हें ट्रांसफर कर सकते हैं बट हमें उन्हें निकालना नहीं है। तो टू प्रिजर्व ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी केप्ट टू अ मिनिमम। पर्सनल शुड बी चूजन एंड अपॉइंटेड आफ्टर अ थॉरो सिलेक्शन, और यह अवॉइड करने के लिए हमें अपना कैंडिडेट, अपना एम्प्लॉय बहुत ही थॉरो सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू सेलेक्ट करना चाहिए। एंड द चूजन पर्सन शुड बी रिटेन फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम टू लेट द एम्प्लॉय डेमोन्स्ट्रेट रिजल्ट्स, और उसे भी मौका मिलना चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन को अपनी वर्क एफिशिएंसी प्रूव कर पाए। As learning and getting accustomed to a new job takes time. Initiative, workers should be motivated
to develop and implement improvement plans. Initiative means taking the first step with self motivation. It entails formulating and carrying out a strategy. Initiative का मतलब होता है कि हमें हमारे वर्कर्स को सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि अथॉरिटी भी देनी चाहिए ताकि वो भी कुछ स्टेप्स अपनी तरफ से ले पाए, उन्हें भी पूरी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो भी खुद कुछ डिसीजंस ले पाए, इनिशिएट कर पाए, वो ही उनके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। फिर है हमारा e-split their crops. Management should foster team spirit, unity and harmony among employees. Hence, effort should be made to ensure group cohesion in the organization. हमें मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज को एज अ फैमिली ट्रीट करना चाहिए, आई की जगह वी यूज करना चाहिए। ये एक यूनिटी बनाए रखता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, आई होप आप सबको ये सब समझ आया हो। किसी भी टॉपिक में कुछ भी इशू है या कोई भी क्वेरी है तो फील फ्री टू आस्क इन अ कमेंट सेक्शन, हम उसे फिर से जरूर कवर करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।